जिसे समझा गरीब जेठानी वो निकली रईस खानदान की इकलौती बेटी। सुबह का वक्त है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। छोटी बहू आराधना रसोई से गर्मा गर्म रोटियां लाकर सबको परोस रही है। वाह भाई आराधना वाह, आज तो सब्जी सचमुच बहुत अच्छी बनी है। उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। हाँ भाभी, सचमुच आप सुबह से उठकर अकेली पूरा घर संभालती हो। पूरे परिवार का खाना पीना और सफाई अकेले देखना सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैं आखिर कब तक इस तरह अकेली थकती रहूंगी। मुझे भी तो रसोई में कोई हाथ बटाने वाला साथी चाहिए ना। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है आराधना। भैया, अब आप जल्दी से शादी करके जेठानी जी को घर ले आओ। हाँ बेटा आकाश, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तेरी शादी हो जाए और घर में बड़ी बहू आए। तेरे छोटे भाई विकास की तो कब की शादी हो गई है। हाँ भैया, अब तो माँ की बात मान लीजिए। आखिर आप कब तक अपनी शादी को ऐसे ही टालते रहेंगे। माँ, तुम्हें तो सब कुछ अच्छी तरह से पता है। पिताजी के अचानक चले जाने के बाद मैंने ही इस पूरे घर को संभाला है। अब मुझे अपनी छोटी बहन सीता की शादी भी बड़े धूमधाम से करनी है। वैसे भी मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ माँ। आकाश और विकास नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री का काम निपटाकर सड़क के किनारे पैदल ही अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। तभी अचानक एक कार सड़क पार करते हुए एक गरीब बूढ़े आदमी को बहुत तेजी से टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी हवा में उछलकर सड़क पर गिर जाता है। ओए, गाड़ी रोक! ये क्या बदतमीजी है यहाँ? ठोकर मार कर भाग गई। इन रईस जादों को क्या सड़क पर चलते हुए गरीब इंसान दिखाई नहीं देते? आकाश किसी तरह उस बूढ़े आदमी को अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर ले जाता है। आकाश बाहर खड़ा इंतजार करता है। तभी आरती वहां आकर, कैसे है अब वो ठीक तो है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन है? वो मेरी सहेली के पिता है। मेरी सहेली शहर से बाहर है। मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ भागी चली आई। वो ठीक तो है ना। हाँ, अब ठीक है वो। एक पता नहीं कौन बेपरवाह रईस ज़ादे ने अपनी महंगी कार से उनको बहुत बुरी तरह से ठोकर मार दी। अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे तो इन अमीर लोगों से सख्त नफरत है। नफरत? पर सभी अमीर एक जैसे तो नहीं होते ना। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं होती इनकी। ये अमीर लोग कभी गरीबों को इंसान समझते ही नहीं है। आरती आकाश की तरफ एक टक बिना पलक झपकाए देखती रह जाती है। उसे देखकर आकाश, अरे सॉरी, मैं सचमुच भूल ही गया था कि मैं आपके सामने ये क्या बोल रहा हूँ। मैं एकदम से अपना आपा खो बैठा था और बस। कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसके बाद दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। काफी देर तक वो दोनों वहां बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। आकाश डॉक्टर से, डॉक्टर साहब अब वो कैसे हैं? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, मरीज अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ये कहकर चले जाते हैं। तब आरती, आकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैंने उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। वैसे आपने अस्पताल में इलाज का सारा खर्चा खुद ही अपनी जेब से उठाया है। मुझे बताइए कि कुल कितने पैसे हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, उस वक्त मेरे पास जितने पैसे थे मैंने काउंटर पर दे दिए हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, आप जिद कर रही हैं तो ये लीजिए मेरा फोन नंबर। आप इस पर मुझे पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा, ओके? बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती आकाश को कॉल करके कॉफी हाउस बुलाती है। दोनों वहां बैठकर बातें करते हुए, आकाश आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मेरे पिताजी बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने ही पूरे घर को संभाला है। अपने छोटे भाई विकास की शादी करवा दी। अब बस अपनी छोटी बहन सीता की शादी करवाना बाकी है। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे टाइप की कोई लड़की मुझे आज तक मिली ही नहीं। अच्छा, तो आपको आखिर कैसी लड़की चाहिए? मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो गरीब हो और जो मेरी गरीबी को अच्छी तरह समझ सके, जो पैसों के पीछे ना भागे और मेरी भावनाओं को समझ सके। खैर, तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, अब तुम भी तो कुछ अपने बारे में बताओ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। एक छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती हूँ। दिन भर मेहनत करके कमाती हूँ और खुद को पालती हूँ। बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। वो दोनों भी बहुत गरीब थे। मेरे लिए पीछे कुछ छोड़कर नहीं गए।
मैं तुम्हारी इस गरीबी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आखिरकार हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। दोनों कॉफी हाउस से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर की राह ले लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन आकाश मंदिर में आरती से शादी कर लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है। सारा परिवार आकाश और आरती को देखकर चौंक जाता है। उसे देखकर सविता, आकाश, ये कौन है? आकाश अपने परिवार को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर सविता खुश होते हुए, आरती बहू, आज तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। हाँ जेठानी जी, हमें तो ना जाने कब से आकाश भैया की दुल्हन का इंतजार था। भैया तो सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। जेठानी जी आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आराधना आरती का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाती है। आरती अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन आराधना आरती को खाना बनाना सिखाती है। दोनों मिलकर सभी लोगों के लिए खाना परोसते हैं। परिवार के सभी लोग खाना खाकर नई बहू के खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर रो रही है। तभी आरती वहां आकर, सीता, क्या हुआ? तुम इस तरह आईने के सामने खड़े होकर रो क्यों रही हो? भाभी, मेरी सहेली का आज जन्मदिन है और उसने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें रोने जैसी क्या बात है? भाभी, मेरी सारी सहेलियां बहुत अमीर घरों से हैं। वो सब पार्टी में बहुत महंगे और डिजाइनर कपड़े पहन कर आएंगी। मेरे पास तो एक भी नया सूट नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। आरती को सीता की बात सुनकर बहुत दुख होता है। शाम को आरती बाजार की तरफ जाती है। बाजार से वापस आकर आरती एक गाउन सीता को देते हुए, ये लो सीता, इसे पहनकर देखो, ये बहुत ही स्पेशल ड्रेस है। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम पर बहुत ही ज्यादा खिलेगा। तुम इसे आज की पार्टी में पहनो। वाह भाभी, ये ड्रेस तो सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैंने ऐसा डिजाइन सिर्फ टीवी पर और बड़े बड़े शोरूम्स में ही देखा है, लेकिन इतना महंगा गाउन आपके पास कहाँ से आया? अरे, मेरी एक बहुत अमीर दोस्त है और उसकी लॉन्ड्री है, मैं उसी से मांग कर लाती हूँ। तुम इसे पहनो, तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में सीता वो डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तभी आराधना भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही हो। आराधना, देखो हमारी सीता इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ, लग तो अच्छी रही है, लेकिन जेठानी जी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है। ये आई कहाँ से? मैंने बताया ना आराधना, मेरी एक अमीर सहेली की लॉन्ड्री है, मैं उसी से मांग कर लाई हूँ। अच्छा, आपकी सहेली तो बहुत ही ज्यादा दरिया दिल लगती है, जो इतनी कीमती चीजें आपको ऐसे दे देती है। हमारे नसीब में तो ऐसी कोई सहेली नहीं है। नहीं आराधना, वो बचपन की दोस्त है, इसीलिए वो मेरी मदद करती रहती है। इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब सीता घर से निकलती और पार्टी में पहुंचती है, जहां बर्थडे पार्टी चल रही है। चारों तरफ गुब्बारे और लाइट्स लगी हैं। रीमा और उसकी बाकी सहेलियां सीता को देखकर हैरान होते हुए, वाओ सीता, तुमने कितना सुंदर ड्रेस पहना है। ये तो मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ लेटेस्ट कलेक्शन का ड्रेस है ना? हाँ सीता, तू तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर और रॉयल लग रही है। इस ड्रेस की कीमत तो लाखों में होगी। तूने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी, हमें भी बता। दरअसल ये ड्रेस मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है। तेरी भाभी? लेकिन सीता, तूने तो कहा था कि तेरे बड़े भैया की शादी जिससे हुई है वो बहुत गरीब और अनाथ लड़की है, फिर उसके पास ये ड्रेस कहाँ से आई? मेरी भाभी की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो हमेशा मेरी भाभी को ऐसे कपड़े देती रहती है। यार, तेरी भाभी की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो उनके पास ऐसी दोस्त हैं। सीता, मेरे साथ स्टेज पर चल और तू ही मेरे साथ केक काट। रीमा सीता का हाथ पकड़कर उसे केक काटने वाली टेबल की तरफ ले जाती है। सभी सहेलियां तालियां बजाती हैं। सीता केक कटवाती है और रीमा उसे सबसे पहले केक खिलाती है। सीता, इधर आओ, मैं तुम्हें अपने कुछ और दोस्तों से मिलवाती हूँ। वो सब भी तुम्हारी इस ड्रेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, चलो हमारे साथ। सीता पूरी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और हर कोई उसके कपड़ों की तारीफ कर रहा था। सीता के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रात के समय सीता पार्टी से वापस घर लौटकर सीधे आरती के कमरे में जाती है, जहां आरती और आराधना दोनों बैठी हुई हैं। सीता आरती से, भाभी, आज रीमा और बाकी सब लड़कियां मुझे देखकर कैसे दंग रह गई। वो सब मुझसे पूछ रही थी कि ये ड्रेस कहाँ से आई। रीमा तो खुद आगे बढ़कर मुझसे केक कटवा रही थी और मुझे पूरी पार्टी में सब लोगों से मिलवा रही थी। सीता हंसते हंसते सब बता रही होती है कि अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। सीता, क्या हुआ? अभी तो तुम इतनी खुश थी, फिर अचानक तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? भाभी, आज जब सब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे मेरी पुरानी कॉलेज की पार्टियां याद आ गई, जहां मैं पुराने कपड़े पहन कर गई थी। अरे देखो, सीता आ गई। इसके कपड़े देखो,
ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने बक्से से निकाल कर पहनाई हो। सही कहा रीमा, सीता तेरे कपड़े बहुत महंगे लगते हैं। क्या इसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है? मनीष मल्होत्रा तो बहुत दूर की बात है रीमा। इसकी औकात तो हमारे पड़ोस के मामूली टेलर से भी कपड़े डिजाइन करवाने की नहीं है। पता नहीं कहाँ से ऐसे कपड़े उठा लाती है। यार सीता, तुझे तो बहुत शर्म आती होगी ना, हम जैसे अमीर और हाई फाई लोगों के बीच में रहते हुए और हमारे साथ उठते बैठते हुए। तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान ने चाहा तो देखना, एक दिन मैं भी मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर दिखाऊंगी। सीता की बात सुनकर उसकी सहेलियां और ज्यादा ठहाके लगाकर हंसने लगती हैं। सीता रोते हुए वहां से भाग जाती है। सीता, तुम अब उन पुरानी बातों को याद करके अपना मन बिल्कुल भी छोटा मत करो। उनको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपना दिल दुखी क्यों करती हो? हाँ सीता, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। आज तो तुमने उन सबको करारा जवाब दे ही दिया ना। अब रोना बंद करो और जाकर कपड़े चेंज कर लो। सीता अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आराधना वहां बैठकर मन ही मन। इतनी सी बात पे सीता ने जेठानी जी को इतना बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया। सिर्फ एक ड्रेस क्या लाकर दे दी, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ने लगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आराधना झाड़ू लगाते हुए आरती के कमरे के अंदर पहुंचती है। बेड के नीचे सफाई करते वक्त उसका हाथ किसी चीज से टकरा जाता है। आराधना झुककर उस डिब्बे को बाहर निकालकर खोलती है। उसके अंदर एक कीमती स्मार्ट वॉच दिखाई देती है। आराधना उसे ऑन करके देखते हुए अपने आप से, ये तो रडार की ओरिजिनल वॉच है। इतनी महंगी वॉच, ये तो कई लाख की होती है। ये घड़ी जेठानी जी के कमरे में मिली है, जो खुद को अनाथ और गरीब कहती है। उनके पास ये लाखों की घड़ी कैसे हो सकती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी कमरे के दरवाजे पर आरती आ जाती है। आरती आराधना से, जेठानी जी, आपके कमरे से ये रडार की वॉच मिली है। अरे हाँ, ये घड़ी तो मेरी ही है। मैं इसे काफी दिनों से पूरे घर में ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो ये तुम्हें सफाई करते वक्त मिल गई। लाओ, इसे मुझे दे दो। इतनी महंगी घड़ी आपके पास कहाँ से आई? अरे ये महंगी घड़ी नहीं है, ये तो सिर्फ 150 रुपए की मामूली वॉच है और ये रडार की फर्स्ट नकली कॉपी है। आरती हंसते हुए आराधना के हाथ से घड़ी ले लेती है, लेकिन आराधना मनी मन, 150 रुपए की स्मार्ट वॉच ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। इसमें तो बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिख रहे थे जो सिर्फ ओरिजिनल में होते हैं। आराधना कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसी घड़ी के बारे में सोच रहा होता है। वो मनी मन एक फैसला कर लेती है। जेठानी जी बहुत सफाई में झूठ बोल रही हैं। मुझे हर हाल में पता लगाना पड़ेगा कि इस घड़ी और उसके गरीब होने का असली राज क्या है। उसी दिन से आराधना आरती पर हर वक्त नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विकास अपनी माँ से, माँ, मेरे कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त शहर आए हुए हैं और वो सब हमारे घर पर आना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनको घर पर कैसे बुलाऊं। क्यों बेटा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वो तुम्हारे दोस्त है, उनका हमारे घर पर पूरा हक है। तुम उन्हें खुशी खुशी बुला लो। माँ, मेरे दोस्त आज तक कभी हमारे घर पर नहीं आए हैं। अगर वो इस बार आएंगे तो हम उनको क्या खिलाएंगे? अच्छा खाना खिलाने के लिए तो हमारी हैसियत ही नहीं है। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल सही है। घर की हालत ठीक नहीं चल रही है। राशन भी घर में बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जाने दो माँ, मैं अपने दोस्तों को फोन करके मना कर देता हूँ। लेकिन छोटे, अगर तूने अपने दोस्तों को इस तरह से मना किया तो उनके सामने तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना। वो लोग तो हमेशा तुझे अपने घर बुलाते हैं। हाँ भैया, लेकिन क्या करूँ, गरीबी के आगे इंसान मजबूर हो जाता है ना। अरे विकास, तुम लोग इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? घर में थोड़ा बहुत तो राशन है ना, और मैंने भी कुछ पैसे अपने पास बचा कर रखे हैं, तो सारा खर्चा हो जाएगा। सच भाभी, अगर ऐसा है तो मैं अभी फोन करके उनको कल दोपहर के खाने पर बुला लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। विकास तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए हॉल से बाहर चला जाता है। तब आरती अपनी सास से, माँ जी, मैं बाजार से दावत के लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आती हूँ। आरती घर से बाजार जाने के लिए बाहर निकलती है। उसके जाते ही आराधना मनी मन, इसने इतनी बड़ी दावत के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन इनके पास खुद के खर्च से इतने पैसे कहाँ से बचे? घर का बजट तो मुझे अच्छे से पता है। मुझे इनका पीछा करके सच का पता लगाना ही होगा। आराधना भी आरती के पीछे पीछे बाजार की तरफ निकल जाती है। आराधना देखती है कि आरती बाजार में एक आधी उम्र के आदमी से मिलती है। सबसे पहले वो आदमी आरती को गले लगाता है और फिर हंसकर बातें करता है। अरे ये जेठानी जी किस गैर मर्द से गले मिल रही हैं? ये आदमी तो हमारे परिवार का नहीं है और ये दोनों इतनी हंस हंस के क्या बातें कर रहे हैं? वो आदमी अपनी जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालता है
जिसके अंदर नोटों की मोटी गड्डी साफ दिखाई दे रही है। वो मोटी नोटों की गड्डी आरती के हाथ में थमा देता है। फिर वो आदमी अपनी महंगी कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। आरती पैसे लेकर दुकान की तरफ बढ़ती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है जेठानी जी का इस बूढ़े आदमी से कोई चक्कर चल रहा है और उसी से पैसे लेकर ये घर में सब कुछ खरीदती है और महान बनती है। आराधना वापस अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद आरती हाथ में भारी भारी थैले लिए घर के अंदर आती है, सारा सामान टेबल पर रखते हुए। माँ जी देखिए, मैं दावत का सारा सामान बाजार से ले आई हूँ। देवरानी जी आप भी आइए। वाह भाभी, काजू किशमिश, इतने सारे पनीर और खोआ, ये सब इतना कुछ आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आई? हमारे घर में तो इतने दिनों बाद ऐसा सामान आया है। हाँ आरती बहू, ये सारा सामान तो बहुत ही ज्यादा महंगा और बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। तुम्हारे पास इसके लिए इतने पैसे कहाँ से आए? माँ जी, जब मैं पहले झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहती थी ना, तो वहाँ मेरी एक जान पहचान की बड़ी दुकान थी। मैं वहाँ पर पहले कभी काम किया करती थी, तो उन्होंने ये सब कम दाम में दे दिया। कितनी बड़ी झूठी है ये जेठानी। अपना वो गंदा चक्कर छुपाने के लिए पूरे परिवार के सामने कैसा मनगढ़ंत बहाना बना रही है। दोनों बहुएं रसोई में जाकर मेहमानों के लिए खाना बनाती हैं। खाने में काजू करी, गाजर का हलवा, मखाने की सब्जी, पूरी, रायता, पुलाव, सलाद, सब कुछ बनता है। थोड़ी देर के बाद विकास के दोस्त घर आते हैं। दोनों बहुएं मिलकर उन्हें खाना परोसती हैं। सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। खाना खाकर मेहमान चले जाते हैं। पूरा परिवार मेहमानों को विदा करके आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चला जाता है। अपने कमरे में बैठकर आकाश आरती से, आरती तुम कितनी अच्छी हो यार। आज तो तुमने मेरे छोटे भाई विकास का सिर पूरे समाज और उसके दोस्तों के सामने गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं आज तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। तभी अचानक आकाश के फोन पर किसी मधुर का कॉल आता है। आकाश घबराते हुए फोन को स्पीकर पर डालकर बातें करते हुए, हेलो आकाश, देखो तुमने बहुत दिन पहले मुझसे अपने छोटे भाई की शादी के खर्चे के लिए कर्ज लिया था, याद है? लेकिन तुमने अभी तक मेरा वो कर्जा नहीं उतारा है। भाई साहब, हाँ मुझे अच्छे से याद है। आप मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी ये रट सुन रहा हूँ आकाश। अब मैं तुम्हें कोई और समय बिल्कुल नहीं दे सकता। मुझे मेरे पैसे तुरंत वापस चाहिए। मधुर भाई साहब, प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए। मैं आपके पैसे लेकर कहीं भाग नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा रहम कीजिए मुझ पर। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी है। तुम मुझे कल सुबह तक मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर सीधे पुलिस लेकर पहुंच जाऊंगा। फिर अपनी बदनामी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मधुर फोन काट देता है। आकाश अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। सारी बातें समझकर आरती, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह आकाश सभी को मधुर के फोन और पुलिस की धमकी के बारे में बता रहा होता है। तब सविता, हे भगवान, हमारे घर पर पुलिस आएगी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सीता की शादी के लिए कल को कोई लड़का हमारे दरवाजे पर कदम नहीं रखेगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी एक पुरानी सहेली से उधार मांग कर देखती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर कर देगी। ठीक है आरती, अगर तुम्हारी सहेली इतने पैसे उधार दे देगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मुझे फैक्ट्री से सैलरी मिलेगी, मैं तुम्हारे दोस्त के पैसे लौटा दूंगा। शाम के समय आरती घर से बाहर निकलती है। आराधना पहले से ही अपना फोन हाथ में लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही आरती बाहर जाती है, आराधना दबे पांव उसके पीछे निकल पड़ती है। आरती एक कॉफी शॉप के अंदर पहुंचती है। आराधना शीशे के पीछे से अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। वो देखती है कि आरती उस बूढ़े आदमी से मिलती है और उससे बातें करती है। बूढ़ा आदमी उसे नोटों की गड्डी निकालकर थमा देता है और उसे गले लगाता है। फिर आरती, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए, क्योंकि माँ जी ने कहा था कि बहुत जल्द ननंद सीता को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। हम आखिर ये गरीब होने का नाटक कब तक करते रहेंगे बेटा? आज नहीं तो कल सबको सच बताना ही पड़ेगा ना। मैं वक्त आने पर खुद सबको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी इस घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी हमें इस बात को राज ही रखना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तुम घबराया मत करो और मुझे तुरंत कॉल कर दिया करो, ओके? हाँ ठीक है चाचा जी, मैं आपको ही तो कॉल करती हूँ। आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन मेरा जिस पर मैं इतना भरोसा कर सकूं। बूढ़ा आदमी कॉफी शॉप से बाहर निकलकर अपनी आलीशान कार में बैठकर चला जाता है। आराधना पूरी बात और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आप से, जेठानी जी शराफत की आड़ में इतना बड़ा गेम खेल रही हैं और पूरे घर से छुपा भी रही है कि उनका इस उम्रराज आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। आराधना वापस घर आ जाती है।
शाम को आकाश जब फैक्ट्री से घर लौटता है तो आरती उसके हाथ में 50,000 रुपए रखकर, ये लीजिए पैसे, मेरी सहेली ने दे दिए हैं। और माँ जी, मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांग लिए हैं, क्योंकि आपने कहा था ना कि सीता को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। हमारी सीता के भाग्य खुल गए। जो तुम जैसी लक्ष्मी इस घर में बड़ी बहू बनकर आई, तुमने हमारे घर की लाज बचा ली। अगले कुछ दिनों में सीता को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर आते हैं। आरती और आराधना मेहमानों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी होती हैं। तभी सुधीर के पिताजी, भाई हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मेहमानों की आव भगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप खाने पीने का सारा इंतजाम किसी बड़े लॉन में ही करिएगा। भाई साहब, खाने का इंतजाम बड़े लॉन में? हमारे पास तो इतने पैसे, हम भला इतने बड़े लॉन का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? कोई बात नहीं माँ जी, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छे से लॉन में ही हो जाएगा। चलिए, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम शादी की बात पक्का समझते हैं और हम चलते हैं। नमस्ते। लड़के वाले खुश होकर वहाँ से चले जाते। उनके जाते ही सविता परेशान होकर आरती से, बेटा आरती, तूने उन लोगों के सामने ऐसा क्यों कह दिया? एक बड़े लॉन की बुकिंग और दहेज के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत होगी। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भगवान पर भरोसा रखिए माँ जी, सब कुछ हो जाएगा। मेरी कुछ अमीर सहेलियाँ हैं, मैं उन सब से मिलकर कुछ चंदा मांग लूंगी, वहाँ से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, मैं तो बचपन से ही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी बड़े आलीशान लॉन में हो। मैं अपनी बेटी को विदाई में गाड़ी और खूब सारा दहेज दूं, पर हमारी हैसियत ऐसी नहीं थी। माँ जी, आपकी ये तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होगी। आप बस अपनी बेटी की शादी की खुशियाँ मनाइए, पैसों की फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, अपनी उसी बॉयफ्रेंड से। फिर ये मोटी रकम ऐंठने का प्लान बना रही है ये। अगले दिन दोपहर को आरती तैयार होकर कमरे से बाहर आती है और सविता से, माँ जी, मैं अपनी सहेली से पैसे लेने बाजार जा रही हूँ। माँ जी चलिए ना, हमें भी तो बाजार में सीता की शादी की शॉपिंग करनी है। हम भी जेठानी जी के साथ चलते हैं। अगर ये लोग आज मेरे साथ बाजार गए तो मेरा सारा राज सबके सामने खुल जाएगा। अरे माँ जी, पहले अपनी सहेली को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो घर पर है या नहीं। आरती नाटक करते हुए कोने में जाकर फोन मिलाती है और थोड़ी देर के बाद वापस आकर, माँ जी, मेरी सहेली ने तो अभी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं है। कैसे झूठ बोलकर बच रही है? तुम अकेले छुपकर कहाँ से पैसे लेकर आती हो? मैं तुम्हें कभी अकेले जाने ही नहीं दूंगी। भैया, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमारी बहन की शादी का सवाल है, हम इस पुश्तैनी घर को बैंक में गिरवी रख देते हैं। हाँ छोटे, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। मैं कल ही जाकर बैंक में बात करता हूँ और घर गिरवी रखकर पैसे ले आता हूँ। अगले दिन आकाश बैंक जाता है और अपना घर गिरवी रखकर शादी के कुछ जरूरी पैसों का इंतजाम करके आता है। इस बात से सभी उदास हो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आरती दबे पांव बाहर निकलती है और उसे बाहर निकलता देख आराधना मन ही मन, अच्छा, तो अब चोरी से जा रही है अपने आशिक से मिलने। आज तो मैं इनका पीछा करके रंगे हाथों सबूत इकट्ठा करूंगी। आरती पार्क में पहुंचती है। वहां बूढ़ा अधेड़ आदमी पहले से ही एक बड़ा सा बैग हाथ में लिए खड़ा होता है। आरती उसके पास जाकर, आप पूरा अमाउंट लेकर आए हो ना? इस बार मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। हाँ आरती, मैं पूरे 20 लाख रुपए इस बैग में रख कर लाया हूँ बेटा। लेकिन आरती, तुम इतनी बड़ी रकम अपने घर वालों को देकर बताओगी क्या? कोई भी इतनी बड़ी रकम किसी को उधार ऐसे नहीं दे देता बेटा, वो लोग शक करेंगे। ये तो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन मैं अपनी ननद की शादी टूटने नहीं दे सकती और ना ही अपना घर बिकने दे सकती हूँ। बाकी बाद में देखा जाएगा, अभी मैं चलती हूँ। आरती वो 20 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर आती है और सबको आवाज देकर बुलाती है। आकाश, विकास, सविता और सीता बाहर आते हैं। आराधना भी पीछे से आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आकाश जी, देखिए मैं अपनी सहेली से पूरे 20 लाख रुपए उधार लेकर आ गई हूँ। अब हम अपना घर भी छुड़वा लेंगे और शादी भी धूमधाम से होगी। क्या 20 लाख रुपए? आरती, इतनी बड़ी रकम कोई किसी को ऐसे उधार कैसे दे सकता है? तुम कहीं हमसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही हो? सच सच बताओ प्लीज। आरती चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी आराधना आगे आती है और, भैया, ये क्या सच बताएगी आपको? अगर सच सुनना है तो मैं बताती हूँ। हमारी संस्कारी जेठानी का एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। ये उसी के टुकड़ों पर पल रही है। आराधना, अपनी जुबान संभाल कर बात करो।
तुम अपनी जेठानी पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास पूरा सबूत है, ये वीडियो देखिए। आराधना अपने फोन का वीडियो ऑन करके सभी के सामने रख देती है। वीडियो में आरती उस उम्र दराज आदमी के गले मिल रही है, हंसकर बातें कर रही है और पैसों का बैग ले रही है। पूरी बातचीत साफ सुनाई दे रही है। आकाश आरती को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। नहीं, प्लीज मेरी एक बार पूरी बात तो सुनिए। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। माँ जी, आप तो कुछ कहिए, आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। तुमने तो मेरा भी विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है बहू। इस वीडियो को देखने के बाद अब बचा ही क्या है तुम्हारे इस घर में रहने के लिए। चली जाओ यहाँ से। सीता, मेरी प्यारी ननंद, तुम तो अपनी इस भाभी को समझो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही। नहीं भाभी, मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे क्या पता था कि आपका किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और आप ऐसे गंदे तरीके से हमारी मदद कर रही हो। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। भाभी, हमें आपसे ऐसी घिनौनी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हम नहीं चाहते कि हम अपनी मर्यादा भूलकर आपको बेइज्जत करके बाहर निकालें। आरती फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वो कांपते हाथों से फोन उठाती है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आपको इस वक्त हमारे घर आना पड़ेगा। प्लीज आप जल्दी आइए। थोड़ी ही देर बाद घर के दरवाजे पर कई कारें आकर रुकती हैं और उम्र दराज आदमी कार से उतरकर घर के अंदर आता है। उसे देखते ही आराधना, यही है वो आदमी जिससे जेठानी जी पार्क और कॉफी शॉप में छुप छुप कर मिलती थी। सबने इसे वीडियो में देखा है ना? आकाश आगे बढ़कर उस आदमी का कॉलर पकड़कर, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से चक्कर चलाते हुए, हमारे घर की इज्जत को बदनाम करते हुए। छोड़िए उनका कॉलर, हटिए यहाँ से। ये मेरे सगे चाचा जी है, कोई गैर मर्द नहीं है। क्या चाचा जी? लेकिन आरती, तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर ये चाचा कहाँ से आ गए? हाँ भाई हाँ, मैं इसका सगा चाचा हूँ। तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि बिना पूरी सच्चाई जाने एक मासूम और साफ दिल लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन अगर ये आपकी भतीजी हैं तो आप इसे छिप छिप कर इस तरह पैसे क्यों देते थे और इन्होंने हमसे अपने अमीर होने की बात क्यों छुपाई? मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। शादी से पहले जिस दिन फैक्ट्री के पास कार से एक्सीडेंट हुआ था, वो कार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद चला रही थी। मैं घबरा कर चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना उस गरीब को संभाल रहे थे। मुझे आपसे पहले नज़र में प्यार हो गया, लेकिन जब मैंने अस्पताल में आपसे बात की तो मुझे पता चला कि आप अमीर लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं। इसीलिए घर आकर मैं चाचा जी को सारी बातें बताई। चाचा जी, मैं उस लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ। आज तक मुझे जो भी लड़का मिला उसने मेरी दौलत देखकर मुझसे शादी करनी चाहिए, लेकिन ये पहला लड़का है जो अमीर लड़कियों के घमंड से नफरत करता है कि मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन बेटा, तू तो सिंघानिया इंडस्ट्री की अकेली मालकिन, एक करोड़पति लड़की है। फिर भला वो तुझसे शादी क्यों करेगा? चाचा जी, मुझे आकाश का प्यार पाने के लिए गरीब और अनाथ लड़की होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। आरती की ये सच्चाई सुनते ही पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश का सिर शर्म से झुक जाता है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे पहले आपसे पूरी तरह कंफर्म करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने शक के चक्कर में पूरे परिवार को गुमराह किया। मुझे माफ कर दीजिए। आरती, मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा अफसोस है यार। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। बेटा आरती, हम सब गुनहगार है तुम्हारे। तुमने हमारे घर को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया और हमने तुम्हें बदचलन कह दिया। हमें माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आप सब मेरे अपने हैं। अपनों से कैसी नाराजगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी सविता के फोन पर सीता के होने वाले ससुराल वालों का फोन आता है। हेलो समधन जी, हमारे यहाँ शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बारात लेकर हम कल सुबह आपके बताए हुए लॉन में पहुँच रहे हैं। आरती अपनी सास के हाथ से फोन लेते हुए, अब बारात आप वहाँ नहीं बल्कि शहर की सबसे आलीशान बंगले सिंघानिया हाउस में लेकर आइए। आरती पूरे परिवार को साथ लेकर शहर के सबसे महंगे और आलीशान सिंघानिया विला पहुंचती है। बहुत बड़ा बंगला देखकर सविता, आराधना और सीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आरती सिंघानिया खानदान की इकलौती करोड़पति वारिस है। घर के बाहर
कई महंगी कारें खड़ी हैं। बहू, आरती, ये इतना बड़ा बंगला तुम्हारा है? तुमने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी कर दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किसी महल में खड़ी हूँ। अगले दिन सीता की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम और शाही अंदाज में सिंघानिया विला से संपन्न होती है। आरती अपनी ननद को विदाई में कालीशान चमचमाती कार और खूब सारा दहेज देती है। सीता, हमेशा खुश रहना। इस भाभी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सीता रोते हुए अपनी बड़ी भाभी आरती के गले लग जाती है। पूरा परिवार खुशियों के आंसुओं के साथ मुस्कुराता है। आरती और आकाश एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इस खूबसूरत मोड़ पर हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।